यूएस ग्रीनलैंड संबंध आर्कटिक महत्वाकांक्षा, औपनिवेशिक विरासतों और आधुनिक महाशक्ति कूटनीतिक संघर्ष की एक रोचक गाथा है, जो सदियों पुराने डेनिश शासन के ग्रीनलैंड के उथल-पुथल भरे इतिहास में गहराई से जड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए एक विशाल बर्फीले द्वीप को, मैक्सिको से बड़ा लेकिन मात्र 56,000 लोगों का घर, जो वैश्विक सुरक्षा, दुर्लभ खनिजों और पिघलते समुद्री मार्गों की कुंजी रखता है, जो विश्व व्यापार को नया आकार दे सकते हैं। प्राचीन नॉर्स खोजकर्ताओं से लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की साहसिक 21वीं सदी की पहलों तक, ये रणनीतिक रत्न विश्व शक्तियों को लुभाता रहा है। ट्रंप के वर्तमान 2026 कार्यकाल में नियंत्रण की बढ़ती यूएस मांगों ने पूर्ण राजनयिक तूफान खड़ा कर दिया है। यूरोपीय नेता विद्रोह में एकजुट हो गए हैं, टैरिफ तूफानी बादलों की तरह मंडरा रहे हैं और नाटो के विघटन का भय सताने लगा है। ये रोमांचक कहानी भूली हुई इतिहास, शीत युद्ध की साजिशों, आर्थिक दावों और अभी चल रहे उच्च दांव वाले नाटक का मिश्रण है। ग्रीनलैंड डेनमार्क, एक बर्फीला औपनिवेशिक महाकाव्य। कल्पना कीजिए, लगभग 2500 ईसा पूर्व पैलियो-इन्विट शिकारी सबसे पहले ग्रीनलैंड की बर्फीली चादर को भेदे, सील और वेल पर जीवित रहते हुए, जहां ग्रीष्म सूर्य भी स्थायी मिट्टी को मुश्किल से पिघलाता है। 1200 ईस्वी तक थुल्ली लोग, आज के इन्विट के पूर्वज, उन्नत कायकों और कुत्तों की स्लेजों के साथ आए, पहले लहरों को पीछे छोड़ते हुए। फिर 986 ईस्वी में नॉर्स वाइकिंग्स आए, अपराधी एरिक द रेड के नेतृत्व में, जिन्होंने अपनी हरी भरी ग्रीनलैंड की कहानियां बुनी बावजूद उसके हिमनदों के। उनकी पूर्वी और पश्चिमी बस्तियां फूली फूली, लेकिन 1500 ईस्वी तक लिटिल आइस एज, इन्विट प्रतिद्वंद्विता और आपूर्ति संकटों ने उन्हें मिटा दिया, एक रहस्य जो पुरातत्वविद आज भी सुलझा रहे हैं। तेजी से आगे बढ़े 1721 में डेनमार्क नॉर्वे व्हेल मछली के धन और मिशनरी उत्साह के चक्कर में हासगेडे को बौद्ध अबनू बसाने भेजा। 300 वर्षों के उपनिवेशीकरण की शुरुआत की लोहे की मुट्ठी वाले व्यापार एकाधिकार के तहत। इन्विटों का ईसाईकरण हुआ, संसाधनों का शोषण किया गया और तट विदेशियों के लिए 1950 तक बंद रहे एक पितृसत्तात्मक पकड़ जो असंतोष को जन्म देती रही। 1814 की कील संधि ने नॉर्वे के दावों को छीन लिया, डेनमार्क को एकमात्र स्वामी बनाया। 1776 तक एकाधिकार पूर्ण हो गया, ग्रीनलैंड को एक अलग थलग राज्य का परिशिष्ट बना दिया। 1800 के दशक में डेनिश खोजकर्ताओं ने इसके विशाल विस्तार का मानचित्रण किया, पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप इन्विट स्वायत्ता को दबाते हुए। द्वितीय विश्व युद्ध ने शांति भंग की, नाजी डेनमार्क का 1940 में पतन यूएस हस्तक्षेप को प्रेरित किया, लेकिन 1945 के बाद डेनमार्क ने पुनः नियंत्रण लिया। सुधार तेज हुए, 1951 में एकाधिकार समाप्त, 1953 में डेनमार्क साम्राज्य में एकीकरण, 1979 का होम रूल ने शक्तियां हस्तांतरित की और निर्णायक 2009 स्वशासन अधिनियम ने स्वतंत्रता मतदान को सशक्त किया, जबकि वित्त को डेनिश वार्षिक ब्लॉक अनुदान से बांधा, 17 बिखरे शहरों के लिए बजट का 60% कवर करते हुए। आज प्रीमियम ईगेडे जलवायु पिघलाव के बीच स्वावलंबन को बढ़ावा देते हैं, जो यूरेनियम, दुर्लभ मिट्टियों और तेल को उजागर कर रहा है, लेकिन डेनिश डोर ढीले नहीं। यूएस महत्वाकांक्षा का उदय, सेवद से द्वितीय विश्व युद्ध नाटक तक अमेरिका का ग्रीनलैंड मोह 19वीं सदी के मैनिफेस्ट डेस्टिनी ज्वर में भड़का। अलास्का की 1867 खरीद के तुरंत बाद विदेश मंत्री विलियम सेवद ने ग्रीनलैंड और आइसलैंड को आर्कटिक प्रेरी के रूप में निशाना बनाया, लेकिन कांग्रेस ने ध्रुवीय बर्बादी ठहराया। 1910 का फिलीपींस द्वीपों के बदले योजनाबद्ध प्रयास अलगाववाद के बीच विफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध ने बंधन को तेज किया। डेनमार्क के कब्जे के साथ यूएस राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1941 में मुनरो सिद्धांत का आह्वान किया, कोस्ट गार्ड कटर भेजे क्रायोलाइट खदानों की रक्षा के लिए, जो एल्यूमीनियम बॉम्बरों के लिए महत्वपूर्ण थीं। डेनिश राजदूत हेनरिक काफमैन कोपेनहेगन का उल्लंघन करते हुए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो यूएस ठिकानों को अनुमति देते थे मौसम स्टेशनों और हवाई पट्टियों को यू-बोट से सुरक्षित करते हुए। युद्धोत्तर ट्रूमैन ने दांव ऊंचा किया। 1946 का एक गुप्त प्रस्ताव पूर्ण खरीद के लिए आर्कटिक रडार सर्वोच्चता का प्रचार करते हुए
डेनमार्क ने पीछे हट लिया, ग्रीनलैंड को सांस्कृतिक रिश्तेदार मानते हुए। सैन्य किला, पिटुफिक का हाईटेक प्रेरी टावर प्रवेश करे मुख्य रत्न, पिटुफिक स्पेस बेस पूर्व थुले एयर बेस आर्कटिक सर्कल से 750 मील उत्तर स्थित, मानवता का सबसे उत्तरी छोर। 1951 रक्षा समझौते के बाद से शीत युद्ध की ठंडक के बीच नवीनीकृत ये सोवियत आईसीबीएम ट्रैक करता रहा। अब रूसी हाइपरसोनिक्स, चीनी पनडुब्बियों और ध्रुवीय कक्षा उपग्रहों पर मुड़ गया बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडारों और स्पेस फैंस एरे के माध्यम से। लगभग 150 यूएस विमान चालक, डेनिश सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल एलीट और ग्रीनलैंडिक स्टाफ इस NORAD/NATO केंद्र को संभालते हैं, GIU के गैप की रक्षा करते हुए अटलांटिक आक्रमणों को रोकने के लिए। शीत युद्ध में 20 जोड़ यूएस साइटें दिखीं। 1990 के दशक तक अधिकांश बंद, लेकिन पिटुफिक फूला 2025 अपग्रेड ने रूस की आर्कटिक सैन्यकरण नए ठिकाने आइस ब्रेकर के बीच AI चालित स्पेस डोमेन जागरूकता जोड़ी। डेनमार्क ने F-35 ड्रोनों और गश्तों में धन डाला, वाशिंगटन के नाटो 2% GDP नखरे को पूरा करते हुए। नवंबर 2025 का यूएस डेनमार्क समझौता ग्रीनलैंड सुलभ डेनिश ठिकानों को खोलता है, लेकिन संप्रभुता पवित्र बनी रहती है। बर्फ के नीचे आर्थिक सोना ग्रीनलैंड का GDP प्रति व्यक्ति ऊंचे आंकड़े देता है, फिर भी भारी डेनिश वित्त पोषित मछली पकड़ना राज करती है। 90% निर्यात, 55% डेनमार्क को। हाल के वर्षों में यूएस के साथ व्यापार अधिशेष को ईंधन देते हुए मछली बाहर, मशीनरी अंदर। लेकिन असली जैकपॉट अप्रयुक्त धन, तेल भंडार, विशाल गैस, गैर चीनी दुर्लभ मिट्टियों का 25%, आईफोन, EV लालायत जस्ता, सोना। जलवायु पिघलाव पहुंच आसान बनाता है, लेकिन शहरों को जोड़ने वाली कोई सड़कें नहीं। 80% बर्फ बंद, खनन मात्र 2 सक्रिय साइटों तक सीमित। बावजूद 2019 के बाद अरबपतियों की होड़, जैसे कोबाल्ट मेटल्स। यूएस फर्में चीन के खनिज एकाधिकार से विविधीकरण चाहती हैं। बर्फ पिघलाव के साथ 2050 तक आर्कटिक शिपिंग 5% वैश्विक पहुंच सकती है, एशिया यूरोप मार्गों को छोटा करते हुए। ट्रंप की साहसिक 2019 चाल। 2019 में प्रवेश। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से रोचक बताते ट्वीट किया और बड़ी रियल एस्टेट डील का सुझाव दिया। डेनमार्क की मेटे फ्रेडरिक्सेन असभ्य और ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं को चौंका दिया। उन्होंने कोपेनहेगन यात्रा रद्द कर दी, लेकिन चर्चा ने पिटुफिक कमजोरियों, रनवे दरारें और संसाधन भूख उजागर की व्यंग्य के बीच ठंडी पड़ी, फिर भी आज की तूफान का बीज बोया। ट्रंप का 2026 अल्टीमेटम, टैरिफ, धमकियां और बातचीत। 2024 में पुनर्निर्वाचित, जनवरी 2025 में शपथ ग्रहण। ट्रंप 2.0 ने उत्साह से खोज जीवित की। ग्रीनलैंड रूस चीन के खिलाफ आवश्यक है, उन्होंने गर्जना की। स्टीफन मिलर जैसे सलाहकारों को यूएस नीति घोषित करने को कहा। 1 जून 2026 का हस्तांतरण, समय सीमा मंडराए, सभी विकल्प सहित बल। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, यूके पर 10-25% टैरिफ की धमकी। जनवरी 2026 में ग्रीनलैंड, डेनिश मंत्रियों ने VP JD वेंस और सेक मार्को रूबियो से मुलाकात की। विनम्र गतिरोध, ग्रीनलैंड की वृद्धि डगमगाती है। ट्रंप डेनमार्क के दशकों की सब्सिडी बिल पर चोट करते हैं। अरबपतियों ने संसाधनों का चक्कर लगाया, स्वतंत्रता सौदों की फुसफुसाहटें हैं। यूरोप का उग्र विद्रोह, यूरोप फट पड़ा, एकजुट बयान गरजा, ग्रीनलैंड उसके लोगों का है। फ्रांस के मैक्रो ने आर्कटिक सैनिक तैनात किए। जर्मनी के मर्ज, यूके के स्टामर, नॉर्वे के स्टोरे ने टोही बलों से एकजुट हुए। EU प्रमुख वॉन डेर लेयेन ने समन्वित प्रतिशोध की प्रतिज्ञा की। टैरिफ युद्ध अतीत के संकटों को बौना कर सकते हैं। उपनिवेशीकरण नाटो को मार डालेगा, डेनिश PM चेताते हैं। ग्रीनलैंडवासी 2009 कानूनों के तहत स्व निर्धारण का नारा लगाते हैं। उच्च आर्कटिक दांव और आगे क्या? ग्रीनलैंड का पिघलाव खनिजों, ध्रुवीय मिसाइल पथों और व्यापार रीशेप करने वाले शिपिंग लेन खोलता है। ट्रंप का विस्तारवाद सेवट की गूंज है। विफलता, नाटो फ्रैक्चर, सशक्त चीन, रूस, आर्थिक प्रलय का जोखिम।
जैसे ही जनवरी 2026 टैरिफ करीब आते हैं, क्या कूटनीति बर्फ पिघलाएगी या नया शीत युद्ध फ्लैश पॉइंट जला देगी? विश्व इस बर्फीले शतरंज बोर्ड को देख रहा है।